नमस्कार। आज हम बात करेंगे ए.आर. बार्टन की कहानी गोइंग प्लेसेस की। ये कहानी है सपनों और हकीकत के बीच की उस खींचतान की, वो फीलिंग जिसमें हम सब कभी ना कभी फंसी जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और यही सवाल सही मायनों में इस कहानी का दिल है, इसकी आत्मा है। एक ऐसी फीलिंग जिससे शायद हम सब कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाते हैं ना। और बस यही कनेक्शन इस कहानी को इतना इतना पावरफुल बना देता है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी की मेन कैरेक्टर सोफी से। अब सोफी की ना एक नहीं बल्कि दो दुनियाएं हैं। एक वो जो वो अपने सपनों में, अपनी कल्पनाओं में बनाती है, और दूसरी उसकी असलियत, उसकी कठोर हकीकत। और बस इन्हीं दो दुनियाओं के बीच का जो संघर्ष है ना, वही है सोफी की कहानी। अब देखिए, एक तरफ है सोफी और दूसरी तरफ उसकी दोस्त जेंसी। और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सोफी की कल्पना की तो कोई लिमिट ही नहीं है। उसे बुटीक की मालकिन बनना है, मैनेजर, एक्ट्रेस, फैशन डिजाइनर, सब कुछ। लेकिन जेंसी, वो जमीन पर चलती है। उसे पता है कि उनकी किस्मत में तो बिस्किट फैक्ट्री में काम करना लिखा है। क्यों? क्योंकि बड़े सपनों के लिए पैसा चाहिए, और वो उनके पास नहीं है। तो फिर तैयार है? चलिए एक डुबकी लगाते हैं सोफी के सपनों की उस रंगीन दुनिया में, उसकी अपनी इमेजिनेशन की फैक्ट्री में, जहां हर चीज पॉसिबल है। सोफी की इस दुनिया में उसका बड़ा भाई जेफ, वो सिर्फ एक भाई नहीं है, वो एक सिंबल है। किस चीज का? उस आज़ादी का, उस एडवेंचर का जिसे सोफी पाना चाहती है। जेफ शहर से बाहर काम करता है, थोड़ा चुप-चुप रहता है, और बाहरी दुनिया के बारे में उसकी जानकारी सोफी की नज़रों में उसे एक हीरो, एक मिस्ट्री बना देती है। और सोफी की इस ड्रीम फैक्ट्री का सबसे बड़ा, सबसे शानदार सपना क्या है? वो है उसकी मुलाकात मशहूर आयरिश फुटबॉलर डैनी केसी के साथ। और ये कोई ऐसा वैसा सपना नहीं है, नहीं, ये तो एक पूरी की पूरी कहानी है जो उसने अपने दिमाग में बुन ली है। वो बताती है कि वो उससे कहाँ मिली, वो कैसा दिखता है। अरे, उसने तो ये भी तय कर लिया है कि वो दोबारा मिलेंगे। उसके दिमाग में ये सब एकदम 100% असली है। ये जो कल्पना है ना, ये सोफी के लिए बहुत ज्यादा पर्सनल है, बहुत कीमती है। ये उसकी अपनी एक छोटी सी सीक्रेट दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जिसे वो बाहर की कठोर हकीकत, लोगों के मजाक और तानों से बस बचा कर रखना चाहती है। लेकिन हर सपने को कभी ना कभी तो हकीकत से टकराना ही पड़ता है ना। तो चलिए अब सपनों की इस दुनिया से बाहर निकलते हैं और सोफी की उस असलियत को देखते हैं जिससे वो दिन रात भागने की कोशिश करती है। तो क्या है सोफी की हकीकत? उसके पिता एक मजदूर हैं, कठोर, प्रैक्टिकल, जिन्हें उसकी कहानियों पर जरा भी यकीन नहीं। उसकी माँ घर के कामों के बोझ तले दबी हुई, थकी हुई, खामोश। और उनका घर एक छोटा सा तंग सा मकान जो उसके बड़े बड़े ग्लैमरस सपनों से एकदम उल्टा है। और यही कहानी का एक बहुत ही इमोशनल, एक बहुत ही टचिंग मोमेंट आता है जब सोफी अपनी माँ को देखती है। उनकी झुकी हुई, थकी हुई पीठ और उस पे बंधे एप्रन का वो नाजुक सा बो, बस वो एक पल उसे अपनी जिंदगी की असहज सच्चाई का आईना दिखा देता है। ये छोटी सी डिटेल सपनों और हकीकत के बीच की कितनी बड़ी खाई है, ये बता जाती है। तो डैनी केसी वाली कहानी पर कौन कितना यकीन करता है? चलिए स्कोर देखते हैं। पिता 0%, जेफ शायद थोड़ा सा, चलो मान लेते हैं 10%, और सोफी पूरा का पूरा 100%। उससे अपनी कहानी पर कोई शक नहीं है। और अब आता है कहानी का वो मोड़ जहां सोफी की सपनों की दुनिया और उसकी हकीकत आमने सामने टकराने वाली हैं। ये है मोमेंट ऑफ ट्रूथ। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए, एक सुनसान नहर का किनारा। सोफी वहां अकेली बैठी है, इंतजार कर रही है। किसका? उस इंसान का जिससे उसकी मुलाकात सिर्फ उसके अपने दिमाग में हुई है। यहाँ उम्मीद भी है और गहरा अकेलापन भी। एक बहुत ही पावरफुल सीन है ये। और उस इंतजार के दौरान सोफी के अंदर जो चल रहा है ना, वो एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड जैसा है। पहले उम्मीद ही उम्मीद है, वो सोच रही है कि वो आएगा। फिर धीरे धीरे शक मन में घर करने लगता है, और आखिर में एक दिल तोड़ने वाला एहसास कि वो नहीं आएगा। और बस सपना बिखर जाता है, पीछे रह जाती है एक खामोश उदासी। और इसी बीच जब जेंसी को इस सीक्रेट मीटिंग के बारे में पता चलता है तो सोफी एकदम घबरा जाती है। क्यों? उसे इस बात का डर है कि उसकी वो पर्सनल, वो कीमती सी दुनिया अब मजाक का पात्र बन जाएगी।
वो बस अपनी इस कल्पना को दुनिया की नज़रों से, उनके मजाक से बचाना चाहती है। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? इससे हमें क्या सीख मिलती है? चलिए, अब कहानी के मेन पॉइंट्स और उसके मैसेज को समझने की कोशिश करते हैं। कहानी का जो एंड है ना, वो बहुत बहुत ज़रूरी है। देखिए, सोफी हकीकत को एक्सेप्ट नहीं करती। वो क्या करती है? वो वापस अपनी कल्पना में लौट जाती है। वो उस मुलाकात के सपने को अपने दिमाग में एक बार फिर से जीती है। ये दिखाता है कि आखिर में वो अपनी उस सपनों की दुनिया को ही चुनती है, उसे अपने दिल में जिंदा रखने का फैसला करती है। तो इस कहानी का सेंट्रल मैसेज क्या है? यही कि हाँ, कल्पना करना, सपने देखना, ये हमें कठोर हकीकत से थोड़ी देर के लिए राहत दे सकते हैं, जरूरी भी हैं। लेकिन जब हम इनमें पूरी तरह से खो जाते हैं तो ये हमें असल दुनिया से काट सकते हैं और आखिर में सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। ओके, अब जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला, एडोलेसेंट हीरो वर्शिप, मतलब टीनेज में किसी सेलिब्रिटी को हीरो मान लेना, जैसा सोफी डैनी केसी को मानती है। दूसरा, पावर ऑफ इमेजिनेशन, कल्पना की ताकत जो हमें बना भी सकती है और भटका भी सकती है। तीसरा, क्लास डिवाइड, यानी अमीरी गरीबी का फर्क, जो बिस्किट फैक्ट्री और बुटीक के सपनों में साफ दिखता है। और आखिर में साइकोलॉजिकल एस्केप, जब असलियत मुश्किल लगती है तो दिमाग बचने के लिए एक काल्पनिक दुनिया बना लेता है। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, सोफी के ये जो सपने थे, क्या वो उसकी कमजोरी थे या फिर इस बेरहम दुनिया में टिके रहने के लिए उसकी ताकत? सोफी की कहानी हमें बड़े होने के उस सफर के बारे में बताती है जो अक्सर बहुत अकेला और मुश्किल होता है। इन गहरे आइडियाज को समझना ये खुद भी एक सफर जैसा है। और अगर इस एक्सप्लेनेशन ने आपके इस सफ़र में थोड़ी भी मदद की हो तो इसे शेयर करने के बारे में ज़रूर सोचिएगा। याद रखिए, आपका एक शेयर किसी दूसरे स्टूडेंट के लिए रास्ता आसान बना सकता है, क्योंकि ये सामग्री सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जो एनसीईआरटी को सिर्फ रटना नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट के साथ समझना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ई पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में।